हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यूजीसी नेट का जो नया बैच है उसके अंदर अकाउंटिंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग, एफएम और स्टेट्स, ये तीनों मैं पढ़ाऊँगा, बाकी संदीप सर और भरत सर पढ़ाएंगे। तो ये वाला जो टाइम है यहाँ पर हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आज क्योंकि पहला ही सेशन है, इस वजह से हम कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है। कहा जाता है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायर्ड जो चीज़ है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कि आपको सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से याद नहीं है, इसका मतलब वो एग्ज़ाम की पूरा 100% एफर्ट दे के तैयारी नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो सिलेबस में क्या क्या है वो सारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कितना टाइम लगेगा, किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, वगैरह वगैरह सारा कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे। सॉरी। यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग का पोर्शन मैं करवाने वाला हूँ और ऑडिटिंग का संदीप सर। क्लियर है? ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है कि बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। अब समझिएगा, बेसिक अकाउंटिंग जब लिखा है तो इसके अंदर यूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आगे उन्होंने लिखा है कि बेसिक अकाउंटिंग में भी क्या, बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, उसके कॉन्सेप्ट और उसके पोस्टुलेट्स समझिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पॉलिसी, ये सारे वर्ड जो है दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलग वर्ड है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो वो अलग है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अलग है, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स अलग है। हर एक के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग समझिएगा, ये चैप्टर बेसिकली जो है वो किस बारे में बात कर रहा है कि बेसिक अकाउंटिंग के नियम कानून कायदे क्या है। भाई, हम एज ए सिटीजन एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। कोई किसी को जब चाहे तब चाकू नहीं मार सकता, जब चाहे तब किसी को मुक्का नहीं मार सकता। ये ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि हमने क्या कर रखे, इस सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून कायदे बना रखे। क्लियर है? वैसा का वैसा अकाउंटिंग में भी ऐसे कैसे कानून कायदे बनाने जरूरी थे। सर ऐसा क्यों कि ऐसे कानून कायदे जरूरी थे? अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है। अब अगर मेरा टेस्ट जो है उसको जांचने का तरीका अलग है, मेरे जो साथी है उसको उनका टेस्ट लिया जाए और उनको जांचने का तरीका अलग हो, तो क्या हम दोनों कंपेयर कर पाएंगे? या फिर मान लीजिए मैं जिस क्लास के अंदर आप सबको पढ़ा रहा हूँ उस क्लास के अंदर मैंने हर किसी का अलग अलग टेस्ट लिया और फिर किसी के ज़्यादा मार्क्स आए और किसी के कम मार्क्स आए, क्या मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि ये स्टूडेंट जो वो ज़्यादा पढ़ रहा है, ये कम पढ़ रहा है? या सही तरीका क्या होना चाहिए? सही तरीका ये होना चाहिए कि मैं एक ही टेस्ट सबके लिए लूँ और फिर उसके बाद में जो है रिजल्ट जो उसके बेसिस पे बताऊं कि किसने किस तरीके की तैयारी की है। क्लियर? लेकिन ये जो है इतना सिंपल नहीं है कि क्लास का टेस्ट जितना सिंपल नहीं है। हर इंडस्ट्री अलग होती है, हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है वो शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी डेप्रिशिएट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम के हिसाब से चलता रहता है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में देखोगे आप कि मोबाइल के अंदर नया मोबाइल जब भी आएगा, मान लीजिए कोई मोबाइल आया 80,000 का, तो आप 5-6 महीने बाद देखेंगे उसके भाव जो है 50-60 पे आ जाते हैं। शुरुआत के अंदर जो है वो 30-40 हज़ार का भाव जो गिर जाता है, मतलब 30-40% जो भाव गिर जाता है साल भर के अंदर। लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता, बाद में इस तरीके से नहीं होता है। अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग इंडस्ट्री होती है। वहीं पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो। तो यहाँ पर इस तरीके के कोई नियम कानून कायदा हम बनाना चाहें तो भी बनाना गलत होगा कि सारे के सारे इसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगे। तो यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जरूर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है वो नहीं दे रखे। यहाँ पर कुछ जगह जैसी ज़रूरत है वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या चीज़ें मान के, क्या कॉन्सेप्ट मान के जो हम अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर है?
अकाउंटिंग और पोस्टुलेट्स जो है ये कॉन्सेप्ट वगैरह जो है इनके अंदर और पोस्टुलेट्स के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, समझिएगा। जैसे कुछ तो नियम और कानून कायदे बनाए गए हैं और कुछ कानून कायदे ऐसे हैं जो बनाए नहीं गए हैं, जो बन गए। लाइक भाई समय के साथ अपने आप चेंज हो गए। जैसे आज ऐसा कोई कोई कह थोड़ी रहा है कि आज के टाइम के अंदर पैंट शर्ट या जींस टी शर्ट वगैरह वगैरह पहनी है। आज से थोड़े टाइम पहले कोई ये भी नहीं कह रहा था कि मेंस जो वो धोती और कुर्ता पहनेंगे। क्लियर है, समय के साथ अपने आप ये चेंज हुए। तो वैसा वैसा अकाउंटिंग के अंदर कुछ तो बातें कही गई, कुछ कानून कायदे बनाए गए हैं और कुछ कानून कायदे बनाए नहीं गए हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ अपने आप से बने हैं। क्लियर है, तो यहाँ सारों के बारे में बात करेंगे। अपना पहला टॉपिक होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक होगा, ऐसी कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सेकेंड है पार्टनरशिप अकाउंट्स। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा कि उसके अंदर पार्टनरशिप जो है उसके क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पार्टनरशिप के अंदर क्या है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है और डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। सर मतलब ये कि कंप्लीट है पार्टनरशिप। कई जगह जो है क्या किया जाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तक का ही दिया जाता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप को दो भागों में कहा जाता है कि एक बेसिक पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनरशिप के एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के बारे में बात की जाती है, और एक एडवांस पार्टनरशिप जिसके अंदर डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी की बात की जाती है। क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी पार्टनरशिप कवर है तो हमें पूरा का पूरा पढ़ना होगा, और सही तरीका जो है वो यही है कि पूरा पढ़ा जाए ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए। मैंने पहले बताया भी था, बैच अनाउंसमेंट के जो वीडियो था उसके अंदर भी मैंने बताया था, और मैं फिर बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग का जब आप पढ़ो समझो उसके बाद में एक अलग से नोटबुक जरूर बनाओ। इस नोटबुक के अंदर सिंगल साइड के अंदर लिखिएगा, एक साइड के अंदर लिखिएगा, और लास्ट के अंदर जब चैप्टर पूरा होगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से समरी नोट्स बनाने, किस तरीके से समरी नोट्स लिखने। इसको आप इस तरीके से तैयार कीजिएगा कि कल को फिर कोई और जगह आपको पार्टनरशिप पढ़ना हो तो फिर पार्टनरशिप वापस उसकी क्लास लेने की जरूरत ना हो, आपने सिर्फ उस नोट्स को उठाए और आपने उसको पढ़ लिया। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर क्लास के अंदर पढ़ोगे उस वक्त आपको, जब आप क्लास देख रहे हो उस वक्त आपको लिखने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में रिवीजन का जब पेज आएगा उसके अंदर पूरी क्लास आप एक बार बैठ के उसको रिवाइज कीजिएगा, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समरी नोट्स के अंदर लिख दीजिएगा। वो भी सिंगल साइड में लिखिएगा, क्योंकि बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, कोई और बुक पढ़ते हैं और कई जगह से कोई और अच्छा पॉइंट आपको मिलता है और उससे आप लिखना चाहे तो आपको काट छाट करने की जरूरत ना हो, लेफ्ट साइड का पेज खाली हो तो उसके अंदर लिख दें। जैसे नोटबुक है तो राइट साइड में लिखिएगा, लेफ्ट साइड छोड़ दीजिएगा। कोई ऐसा ज़्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ही पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 रजिस्टर 10 सब्जेक्ट के लिए लगेंगे, उससे ज़्यादा कुछ लगना नहीं है। लेकिन ये आपके लिए आजीवन प्रॉपर्टी बन जाएगी कि अकाउंटिंग के लिए मेरे पास एक ही रजिस्टर, अब मैं इसमें मेरे को और कोई रजिस्टर की जरूरत नहीं है, मुझे जब भी पढ़ना होगा मैं इसी रजिस्टर से पढ़ूंगा। तो इस तरीके से तैयार कीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद में है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, या जैसे हम कहते हैं कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग के अंदर हमें अकाउंटिंग के साथ साथ कुछ जो वो कंपनी लॉ को भी पढ़ना होगा। सर क्यों कंपनी लॉ को पढ़ना होगा? क्योंकि कंपनी अकाउंटिंग क्या है, कंपनी की अकाउंटिंग, और कंपनी की अकाउंटिंग के लिए कंपनी के नियम कानून कायदों की जरूरत होगी। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ये कौन बताएगा? ये कंपनीज एक्ट बताएगा। तो उसके लिए हमें साथ ही साथ कंपनीज लॉ के कुछ सेक्शंस की जो जानकारी है वो होनी चाहिए, वो भी हम साथ में देखें। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, किस तरीके से इश्यू होता है और किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग होती है। फिर उसके बाद में फॉरफीचर, कोई पैसा नहीं दे पाए तो उसके वापस शेयर को फॉरफिट कैसे करते हैं या खा कैसे जाते हैं, और फिर जो फॉरफिट किए गए शेयर उनको री इश्यू कैसे करते हैं। री इश्यू के वक्त प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, लॉस क्योंकि हो नहीं सकता, अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये एकदम अलग से टॉपिक है। कंपनी अकाउंटिंग में एक अलग पार्ट आता है कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी खत्म होती है तो वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि सबसे मेन दिक्कत ये होती है कि भाई कंपनी खत्म हो रही है, एसेट सारी सेल हो रही है, पैसा रियलाइज हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पैसा जो वो कोई लेके भाग जाए, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर दिक्कत ये ज़्यादा रहती है। तो उसमें नियम बना रखें, कानून कायदे बना रखें, किस तरीके से पैसा रियलाइज होगा,
किस तरीके से लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, किस तरीके से रिसीवर अपॉइंट होगा, वो कैसे पैसा कलेक्ट करेगा, सबसे पहले किसको पेमेंट करेगा। ऐसा ना हो कि सारे जो मालिक है उन्होंने पैसा निकाल लिया और जो बेचारे वर्कर वहाँ काम कर रहे थे उनका पैसा नहीं दिया गया, उनकी सैलरीज बाकी थी, जैसा सहारा वगैरह के अंदर केस हुआ वैसा केस ना हो। एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ये सारा एक साथ ही पढ़ा जाता है। समझिएगा, दो कंपनियां हैं या एक कंपनी, दो कंपनी आपस में मिल रही है, या एक कंपनी दूसरे को खरीद रही है, या तीन कंपनियां मिल रही है, या दो कंपनियां, एक कंपनी जो वो दो कंपनी को खरीद रही है, किसी भी तरीके से जो होता है उसके अंदर क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि एक से ज्यादा कंपनियां जब साथ में जुड़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, अमालगमेशन या मर्जर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, आप खुद ही सोचिएगा, अकाउंटिंग के पर्पज से अगर हम देखें, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को खरीदती है तो जब हम एसेट खरीदते हैं तब तो हमें अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल सी लगती है कि भाई एक एसेट आ रही है, बदले में पैसा या कुछ जा रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। और बेचने वाला जो वो क्या कर देता है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू उसकी जो भी एसेट जा रही है, बाकी जो भी बचा प्रॉफिट और लॉस सेल करने वाला लिख देता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पूरी कंपनी खरीदी जाती है तो बहुत सारी एसेट आ रही है, बहुत सारी लाइबिलिटी आती है, तो उसमें पेमेंट किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, वो सबसे पहले दिक्कत आती है। जैसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, की परचेज करने के बदले में हमने उसे क्या भुगतान कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी। फिर बहुत सारी एसेट साथ में आ रही है, बहुत सारी लाइबिलिटी साथ में आ रही है, तो इतनी सारी एसेट और लाइबिलिटी साथ में जब आती हो तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, किस वैल्यू पे लिखा जाएगा, किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, तब एंट्री की जाएगी। सेम दूसरे प्रोस्पेक्टिव से जो सेल कर रहा है वो भी अकाउंटिंग के वक्त उसके भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी सारी एसेट जा रही है, सारी लाइबिलिटी जा रही है, तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा। क्लियर है। इसके बाद में होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स जो वो क्या है समझिएगा, इसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक तो होता है कि जैसे ये ए लिमिटेड मेरी कंपनी है, बी लिमिटेड आपकी कंपनी, मैंने आपको कहा कि बी लिमिटेड आप ये अपनी कंपनी मुझे बेच दो, तो आपने क्या किया, सारी जो कंपनी के जो सारे कंपनी को लिक्विडेट कर दिया या पूरी कंपनी जो मुझे बेच दी। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने कहा कि नहीं मुझे आपकी पूरी कंपनी नहीं खरीदनी, मुझे कंपनी में वैसा ओनरशिप चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपकी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए। अब कंपनी जो है वो बी लिमिटेड भी एक तरीके से उसका मालिक कौन है, मैं हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कंपनी की। किसी कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी ओनरशिप है जो लिख के आ रहे हैं बाय शेयर्स के जरिए। एक और भी तरीका होता है कि डायरेक्टर के अंदर भी अगर हमारा जो कंट्रोल रहता है तो उस केस के अंदर भी हम जो है उसे हम कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से हम यहाँ पर शेयर के बारे में बात किया जाता है कि भाई शेयर्स के ऊपर हमने क्या कर लिया है, 51% या उससे ज़्यादा शेयर हमने ले लिए, मतलब अल्टीमेटली ओनर हम हो गए। भाई जब भी कंपनी में कोई भी मीटिंग होगी उसके अंदर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो जो सबसे ज़्यादा हर एक शेयर पे एक वोट होगा, तो टोटल 100 वोट होंगे, तो उसमें से 51 तो मेरे पास है, तो 51 वोट मेरे मैं दूंगा, तो सीधी सी बात है, बात तो मेरी मानी जाएगी, तो मैं इस तरीके से भी ओनर बन सकता हूँ। क्लियर है। अमालगमेशन में पूरी कंपनी आपकी खत्म करके मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपनी वही चल रही है, उस कंपनी के मैंने क्या कर लिया, शेयर ले लिया, और शेयर के जरिए मैंने मेरी एक तरीके से ओनरशिप ले आया। समझ पा रहे हैं बात। इस केस के अंदर क्या होता है, जैसे और आप जब भी पढ़ोगे इसके बारे में, कुछ न्यूज़पेपर ढंग के अगर पढ़ते होंगे आप, तो इकोनॉमिक्स टाइम या यहाँ पर इस तरीके से न्यूज़ चैनल भी जो चलते हैं वो जब भी देखते होंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलता होगा इस तरीके की खबरें। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे टाटा वगैरह हो गया, टाटा कंपनी हो गया, तो टाटा कंपनी और टाटा ग्रुप जैसे कहा जाता है, टाटा ग्रुप के अंदर क्या होगा, एक बड़ी कंपनी होगी, वो क्या करेगी, जो भी बाकी टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, उन सब के जैसे उसने क्या कर दिया, 51%, 55% की 60% शेयर जो वो ले लिए। अब जिसको पूरे टाटा पे कंट्रोल करना, उसने क्या कर दिया, टाटा ग्रुप के शेयर ले लिए। समझ पा रहे बात। तो ये बाकी छोटी छोटी जो भी कंपनियां उनके शेयर्स के मालिक कौन है, शेयर्स के हिसाब से टाटा ग्रुप, और जिसने टाटा ग्रुप के जो शेयर ले लिए तो अल्टीमेटली वो टाटा ग्रुप का मालिक, इसका मतलब ये उसके छोटी मोटी सब कंपनियों के मालिक। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है, अगर आपकी सब्सिडी कंपनी वगैरह है, तो आपके शेयर होल्डर को इसके बारे में पता होना चाहिए, और वो पता होना चाहिए उसके लिए आप क्या करते हैं,
उसके लिए आप क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे यहाँ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के नाम से लिखा गया। अकाउंट्स जो है लिखा गया है अकाउंट्स, लेकिन इसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जो है यहाँ पर कवर है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस दिया गया, जहाँ से नॉर्मली कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक है जो कवर किए गए। या अकाउंटिंग में भी मैं कहूँगा कि ये जो नेट का सिलेबस दिया गया है, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिन चैप्टर से पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर कवर है। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पार्टनरशिप से, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से और कंपनी अकाउंट से, जो तीनों यहाँ पर कवर है। तो इसके साथ साथ आपकी एक तरीके से पूरी कॉमर्स की जो वो अच्छे से प्रिपरेशन भी हो रही है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहला मार्जिनल कॉस्टिंग या ब्रेक इवन पॉइंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है। एक बार अगर आप ऐसे अच्छे से समझ लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो जिसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा है तो वहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये आप मान के चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम पहले से लागत निर्धारित करते हैं, कॉस्ट निर्धारित करते हैं कि भाई कितनी कॉस्ट लगेगी। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं इस पेन को 8 रुपये में मेरी ये पेन बन जानी चाहिए। अब मैंने पूरे साल भर कोशिश की और लास्ट के अंदर मुझे पता चला कि ये पेन जो वो 9 रुपये में बनी एक पेन, मतलब साल भर में जितनी भी पेनें बनी उसकी पर पेन की कॉस्ट 9 रुपये है। तो क्या मुझे इसकी स्टडी नहीं करनी चाहिए कि यार 8 रुपये की जगह 9 रुपये क्यों लगा, या 8 रुपये की जगह 7 रुपये भी क्यों लगा? देखिए दोनों केस के अंदर स्टडी होनी चाहिए। रीजन क्या, अगर 8 रुपये की जगह 7 रुपये लगा तो स्टडी इस वजह से करें ताकि आप आगे भी इसे 7 पे कंटिन्यू करें। 8 से 9 लगा तो भी आप स्टडी करें ताकि आप पता करेंगे भाई ये जो 9 लगा है क्या कुछ ऐसे कारण थे जिसमें मेरी गलती थी ताकि मैं इसे वापस 8 पे ला सकूं, या ऐसे कोई कारण नहीं थे जिसमें मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं बात? जैसे आपने कोई एग्जाम दिया उसमें आपने कहा था कि मैं 80% बनाऊंगा, अब उसमें 80 की जगह 70 बनते हैं तो भी आप एक बार खुद का अवलोकन तो करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि यार 80 की जब मैंने प्लान किया था तो 70 कैसे बने। और 80 की जगह 90 बन जाते हैं तो 2-4 दिन तो मैं मानता हूँ कि भाई आप खुशियों में चले जाएंगे, लेकिन फिर आप किसी दिन बैठे रात को जरूर सोचेंगे कि यार 80% सोचा था 90% कैसे आ गए। तो ऐसे कुछ कारण रहे होंगे तो आप उनको वापस और रिपीट करना चाहेंगे। तो ऐसा वैसा कॉस्टिंग के अंदर भी एक ये सिस्टम होता है कि भाई आप पहले से कुछ कॉस्ट निर्धारित करते हैं, फिर एक्चुअल रिजल्ट आते हैं, फिर उनके जो डिफरेंस होते हैं उनको आप स्टडी करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में बजटरी कंट्रोल, बजट किस तरीके से बनाया जाता है, बजट के जरिए किस तरीके से कॉस्ट जो वो कंट्रोल की जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ काम बाय प्रोसेस होता है कि जैसे गाड़ी बना रहे हैं तो पहले उसके पार्ट्स बनाए, फिर उनको असेंबल किया, फिर उनकी पेंटिंग वगैरह की, तो ये प्रोसेस में जहाँ काम होता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं। पर प्रोसेस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्रोसेस जैसे ए प्रोसेस की कॉस्ट कितनी, बी प्रोसेस की कॉस्ट कितनी, सी प्रोसेस, सर क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो पूरी गाड़ी बिकने वाली है, ऐसा नहीं। जैसे पेंटिंग के अंदर हमें पता नहीं, हम पूरी गाड़ी की कॉस्ट पता लगती है हमारी 10 लाख, मान लीजिए हमने प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं की, हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है 10 लाख और हम उसे 13 लाख बेच रहे हैं, 3 लाख का मुनाफा हो रहा है। फिर हमने किसी दिन हमारा मन हुआ और हमने प्रोसेस के हिसाब से कॉस्टिंग की, प्रोसेस 1 की कॉस्ट की, प्रोसेस 2 की और प्रोसेस 3 की। हमें पता चला कि प्रोसेस 3 जो पेंटिंग वाला उसमें हमारी कॉस्ट जो ऊपर गाड़ी 2 लाख लग रही। हमें पता चला कि मार्केट के अंदर यही कोई पेंटिंग का काम 1.5 लाख रुपए के अंदर करके दे रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस थर्ड वाला प्रोसेस जो हमारा एफिशिएंट नहीं है, इस केस के अंदर हमें पेंटिंग का काम खुद करने के बजाय हमें किसी और से करवा देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, या फिर हमारे प्रोसेस को कुछ एफिशिएंट करना चाहिए। क्लियर? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, देखिए जैसे जैसे कॉस्टिंग के अंदर समझिएगा, जैसे कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ाना वैसे वैसे क्या हुआ, सेल प्राइस मार्केट ने फिक्स करनी शुरू कर दी। एक होता है प्राइस गिवर और एक होता है प्राइस टेकर, कि एक तो मार्केट में प्राइस देता है, जैसे मैंने ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट बना दिया जो अभी तक है ही नहीं, तो मार्केट में मैं मेरी जो प्राइस रखूंगा वही चलेगी। लेकिन अभी ऐसे तो कोई प्रोडक्ट बने नहीं, जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे एक पेन बनाओगे तो बहुत सारे पेन मैन्युफैक्चर आ जाएंगे साथ में, और कोई नया आर्टिकल ले आओगे, जैसे स्विगी आ गया तो जोमेटो भी आ गया, इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है, जब कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर प्राइस जो मार्केट क्या कर देता है, फिक्स कर देता है कि भाई पेन, ये वाले टाइप की पेन, यूज एंड थ्रो वाली पेन 3 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेगी। तो क्योंकि सेल प्राइस फिक्स हो गई, अब सेल प्राइस में से कॉस्ट हटा दूं तो बाकी मेरा मुनाफा बचता है। मान लीजिए सेल प्राइस 3 है, कॉस्ट 2 रुपये,
तो मेरा मुनाफा 1 रुपये। अब मुझे मुनाफा बढ़ाना है, सेल प्राइस अगर 3 की मैं 4 कर दूंगा तो सीधी सी बात है, पूरा मार्केट 3 में बेच रहा है, मैं 4 में कर दूंगा तो कोई मेरा पेन ही नहीं खरीदेगा, आउट ऑफ मार्केट हो जाऊंगा। तो ये मेरे हाथ में बचता नहीं। फिर क्या करें, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 3 में से 2 की बजाय 3 में से अगर 1.5 लेस किया जाए तो भी 1.5 हो सकता है। इस तरीके से भी आपका मुनाफा बढ़ सकता है। मतलब 3 में से कॉस्ट के जो 2 रुपए लेस हो रहे थे, अगर कॉस्ट के 1.5 रुपए ही लगे, 1.5 ही लगे, तो 3 माइनस 1.5 तो मुनाफा 1.5 हो सकता है। क्लियर। तो जैसे जैसे इस तरीके की बातें और ज़्यादा लोगों को समझ आई तो उन्होंने कॉस्टिंग के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने शुरू किए। पहले से सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता था, फिर इससे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा गया कि कॉस्ट जो है वो एक तरीके से मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजर, मैनेजर क्या करता है, डिसीजन लेता है। उसको डिसीजन के लिए, क्योंकि पहले कॉस्टिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन क्योंकि मार्केट में जब चाहे तब प्राइस जो वो बढ़ा सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे, पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, या मार्केटिंग में भी पढ़ते हो कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पे थे, कि जितने प्रोडक्ट बनाओगे मार्केट उतना कैप्चर करता था, उतना बिक जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल डिमांड जो है वो लिमिटेड हो चुकी है कि इतने ही प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर उससे ज़्यादा आपको उसमें मुनाफा अगर आपको ज़्यादा करना है, सेल प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते। अगर डिमांड बढ़ानी है तो सेल प्राइस कम करनी पड़ेगी, सेल प्राइस कम कर दोगे तो मुनाफा कम हो जाएगा। तो फिर आपका ऑप्शन होता है कि सेल प्राइस वही रखें, आप कॉस्ट कम करें। तो कॉस्ट के अंदर और ज़्यादा स्टडी होने लगी और वो मैनेजमेंट के एक मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया कि जो मैनेजर थे वो कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे और उनको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके ऊपर जानकारी की ज़रूरत होने लगी। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग ही नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। इसका नाम भी फिर से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा जाने लगा। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग पहले साइड में पढ़ा रहता था, अब उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। फिर उसके अंदर नई नई स्कीम आई कि किस तरीके से कॉस्ट को बचाया जा सकता है। आगे जो है इसके अंदर आगे जो टॉपिक दे रखे हैं वो सारे के सारे कॉस्टिंग के अंदर जो एडवांसमेंट हुए हैं, वो कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अगर हमें लेना है तो वहाँ कॉस्टिंग किस तरीके से करेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये सारे नए कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट को किस तरीके से स्टडी किया जाता है। टारगेट कॉस्टिंग किस तरीके से होती है, कीजन कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम JIT, सारे सिंपल सिंपल से। इसके बाद के जो भी है आपके एक्टिविटी बेस्ड के बाद के जो भी टॉपिक है वो सारे छोटे छोटे, मतलब ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से। किसी ने कहा कि इस तरीके से कॉस्ट कम कर सकते हो, जैसे जस्ट इन टाइम। किसी ने कहा कि एक काम करो, रॉ मटेरियल आप बहुत ज़्यादा देर रखते हो, उसमें आपकी इतनी सारी कॉस्ट लगती है क्योंकि आपको उन सारों को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो आप एक काम करो, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट ले आओगे, जैसे ही रॉ मटेरियल की जरूरत हो तभी रॉ मटेरियल आए, ताकि आपको गोडाउन न लेना पड़े, आपको रॉ मटेरियल स्टोर करके न रखना पड़े। मान लीजिए उसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए तो उतनी सारी फैसिलिटी न रखनी पड़े। तो इस तरीके से कॉस्ट बचाई जा सकती है। तो ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें सबसे पहला है रेशियो एनालिसिस। बहुत अच्छे से समझना चाहिए, अगर कॉमर्स का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है तो रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसे याद भी होना चाहिए। क्लियर। समझने के बाद भी ये याद होने चाहिए, तो इसका आप जो है कंटिन्यूस रिवीजन भी करते रहें। फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस ये दोनों साथ ही पढ़े जाते हैं। कैश कहाँ से आया कहाँ गया ये तो कैश बुक से पता चलता है, लेकिन कैश किस कारण आया और किस कारण गया ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं पैसा लोन लेके भी ला सकता हूँ, मैं पैसा मेरी कोई असेट बेच के भी ला सकता हूँ, और मैं पैसा मेरे गुड्स को बेच के भी ला सकता हूँ। तीनों अलग अलग स्थिति। लोन लेके मैं पैसा लेके आ गया, मेरे पास पैसा जरूर आ गया, लेकिन मुझे ये भुगतान करना पड़ेगा, आगे इसके इंटरेस्ट की कॉस्ट लगेगी, आगे जाके ये मेरे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। असेट बेच के भी पैसा ला सकता हूँ, लेकिन पैसा जरूर आएगा, लेकिन असेट क्योंकि बेच रहा हूँ तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी कम होगी। मान लीजिए मैंने मशीन बेची जो कि पहले मेरी 20,000 यूनिट बनती थी, जो कि 4 मशीन 5-5 हज़ार से थी, 5-5 हज़ार यूनिट बनाने वाली थी। इसमें से एक मशीन मैंने 5,000 यूनिट बनाने वाली बेची थी। पैसा जरूर आ गया 5,000 यूनिट बनाने वाली मशीन को बेचने से, लेकिन ये जो है बेचने से अब आगे मैं 15,000 यूनिट ही बनाऊंगा, तो मैं मेरी अर्निंग कैपेसिटी कम कर रहा हूँ। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि मैंने मेरी जो बनी हुई यूनिट थी उनको सेल किया, अच्छे भाव में सेल किया, और उस वजह से मैंने कैश जनरेट किया। तो तीसरी वाली अच्छी स्थिति है, ये मेरे लिए फायदेमंद है। तो कैश का आना या जाना तो कैश बुक बता देता है, लेकिन कहाँ से आया और कहाँ से कहाँ गया है ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती।
कैश बुक से, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि कैश आया और गया, चलो ठीक है, लेकिन कहाँ आया और कहाँ गया। लाइक किसी एसेट को खरीदने में पैसा गया, इसका मतलब ये है कि आगे हम और ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि हमने कोई एसेट खरीदी है, तो इसका मतलब ये है कि आगे हम और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। भाई मशीन कुछ भी खरीदी है तो हम ज़्यादा यूनिट बना पाएंगे। उसके बाद के छोटे छोटे चैप्टर ये सारे एक एक लेक्चर के ही है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आदमी जो है एक कंपनी के अंदर जो ह्यूमन है वो भी एक तरीके से रिसोर्स है, उनके एम्प्लॉय जो है वो रिसोर्स है, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगा, ये उभरते हुए कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ह्यूमन जो है वो, जैसे मेरी कंपनी में 5 लोग काम करते हैं, तो मैं 5 लोगों को मैं मेरे एसेट मान सकता हूँ क्या? वैसे मेरे 5 लोग अगर बहुत अच्छे होंगे, तो भाई जैसे मेरी होटल है और होटल के अंदर 5 स्टाफ और 5 स्टाफ बहुत अच्छा है, तो सीधी सी बात मेरी होटल ज़्यादा चलेगी, है मेरी प्रॉपर एसेट। लेकिन क्या मैं एसेट को मेरी बुक के अंदर लिखने के लिए अकाउंटिंग कहता है कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो 5 मेरे कंट्रोल में? नहीं, ऐसा कोई कंट्रोल में नहीं है। अगर चाहे तो उसमें से कोई नौकरी छोड़ सकता है। सर बॉन्ड भरवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, तो भी छोड़ा जा सकता है, कोई आदमी मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। तो फिर उनका वैल्यू किस तरीके से होगा, आगे कितना कमाएंगे वगैरह, वो सारी चीज़ें, उसके लिए कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जो प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग भी कहते हैं, जैसे जैसे प्राइस चेंज होती है तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग, जैसे एक 1961 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक 2001 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक 2022-23 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या सारे कंपेयर कर सकते हैं सीधा सीधा उनके भाव में? नहीं। 1961 में भाव जो थे, 2001 में जो भाव थे, 2022-23 में जो भाव है, वो उनके अंदर रात दिन का फर्क है। क्लियर है? तो किस तरीके से उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्थिति में ला सकते हैं। तो प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग जो वहाँ पढ़ा जाती है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए जो है ज़्यादा मायने ये इस पूरे में से बाय कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस तो नहीं आते यहाँ पर। आपके ही नहीं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो हो रहे हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो इंड एस और IFRS है उनके नॉर्मली नंबर्स पूछे जाते हैं, उनका किस तरीके से बनाया जाता है उस प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी बातें होगी हमारी अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर है? और भी आपके जो भी साथी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, अच्छे से तैयारी करें। और जो भी शुरुआत के 15 लेक्चर्स जो है वो स्ट्रीम भी होंगे यूट्यूब पे और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगे, जैसे आप जब चाहें देख सकते हैं। उसके बाद के जो स्ट्रीम होंगे, स्ट्रीम के बाद से यूट्यूब पे हट जाएंगे, ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होंगे। क्लासेज के बारे में जानकारी वगैरह के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कोर्स वगैरह के बारे में जानकारी के लिए हमारी ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे, और अपनी एक अलग हर सब्जेक्ट के लिए नोटबुक जरूर ले ले। अकाउंटिंग के जो है वो समरी नोट्स साथ बना लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये समरी नोट्स जो आप बनाओगे ये आपके हमेशा काम आएंगे। जब भी आप तैयारी करेंगे कोई भी एग्जाम के लिए, अगर मान लीजिए ये चैप्टर जिसके अंदर दे रखे होंगे, जो यहाँ पर दे रखे हैं, उनको रिवीजन में, उनको पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा, जो हमेशा आपको आगे रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।